आ गई और ठीक। द्वितीय सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में ऋतु जैन मैडम उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य कोई अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे पतंजलि यौगिक एक्यूपंक्चर पर। अब हम लोग बीएचबी में चर्चा करने जा रहे हैं, यूरिन का जो एग्जामिनेशन होता है उस पर। तो क्लास मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम के लिए। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। और आज की क्लास, जैसा कि सर ने बताया, हम परीक्षण 1 पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन पर। ये हमारी परीक्षण वाली बुक है, परीक्षण भाग 1, पेज नंबर 46। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का के ऊपर ये हमारा यूरिन का एग्जामिनेशन थोड़ा सा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो यूरिन एग्जामिनेशन हमें डेली करना चाहिए। हम स्वयं अपना यूरिन सुबह सुबह जब उठते हैं और जब हम वॉशरूम जाते हैं, तो हम हमारा यूरिन खुद टेस्ट कर सकते हैं। एक मोटा-मोटा हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें कोई प्रॉब्लम, मोटा-मोटा हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से हम भगवान को याद करते हैं सुबह-सुबह। तो हम जाते हैं तो हमें अपना यूरिन और स्टूल दोनों हमें थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना चाहिए कि देख के उसकी स्मेल से, उसका कंसंट्रेशन से हम कई चीज़ें पता कर सकते हैं। हम थोड़ा-थोड़ा सा समझ के कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यूरिन एग्जामिनेशन से हमें बहुत चीज़ें का पता चलता है, हमारी शारीरिक परिस्थितियाँ अंदर की क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम है, वो एक्सक्रीशन में हमें पता चल जाएगा कि एक्सक्रीशन में वो चीज़ें आ रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। तो हमें काफ़ी कुछ उससे पता चल जाता है। तो हम उसके लिए बुक पर आते हैं। तो हमारा जो हेल्दी बॉडी होती है, उसमें जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो उसका वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो स्वस्थ नहीं है, कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए वो हम टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट कराते हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं, वो उपलब्ध कराते हैं, हम टेस्ट कराते हैं तो। और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन हमारी कभी भी उनके पास एब्ज़ॉर्प्शन की, रीएब्ज़ॉर्प्शन की उनके पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है उनमें कि वो रीएब्ज़ॉर्प्शन कर सकें। लेकिन जो हमारी किडनी है, वो हमारा सिलेक्टिव रीएब्ज़ॉर्प्शन के लिए उसमें बहुत अच्छे से कैपेसिटी है उसमें। तो हमारी 2 हम जानते हैं 2 किडनी होती है मानव शरीर में, 24 आवर्स वो काम करती रहती हैं, रेगुलर काम करती रहती हैं, कभी भी वो रुकती नहीं है। दोनों किडनी हमारी 1200 मिलीलीटर ब्लड जो होता है, जो हमारे कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/4 मात्रा होती है, प्रति मिनट आपूर्ति होती है, मतलब कि 1728 लीटर ब्लड मिलीलीटर प्रतिदिन किडनी को जाता है। इसमें से हमारा 128 प्लस माइनस 2 कर लो, तो औसत 127 मान लीजिए। तो 127 मिलीलीटर जो लिक्विड होता है, वो दोनों किडनी फ़िल्टर करती है, छानती है। लगभग 180 लीटर प्रतिदिन लीटर जो फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, वो प्रतिदिन ये छानती है। किडनी हमारा ब्लड छानती है। इस छने हुए जो फ्लूइड होता है, उसमें तरल कोशिकाएँ, प्लाज़्मा प्रोटीन फ़िल्टर नहीं होते हैं। उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, वो फ़िल्टर नहीं होते, उसमें रह जाते हैं, उस कंसंट्रेशन में रह जाते हैं। और इस फ़िल्ट्रेट को हम अल्ट्रा फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। ये अल्ट्रा फ़िल्ट्रेट जो होता है, वो किडनी की जो किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में घुमाया जाता है, जहाँ पर बहुत स्पेसिफ़िक सेंसर्स लगे होते हैं। तो उन सेंसर्स में से कि वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से सारे जो आवश्यक तत्व होते हैं, पुनः रीएब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं। रीएब्ज़ॉर्ब हमारे जैसे वाटर होता है, ग्लूकोज़ होता है, सोडियम होता है, वो रीएब्ज़ॉर्ब होता है। रीएब्ज़ॉर्प्शन मतलब हमारी किडनी जो होती है, किडनी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। उसमें जो जल का रीएब्ज़ॉर्प्शन जो होता है, वो एडीएच हार्मोन की उपस्थिति में होता है। उसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो उसमें 20 से 25% वो रीएब्ज़ॉर्प्शन
उसमें होता है। और दूसरा हमारा जो सोडियम होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। अगर एडीएच हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है अगर नॉर्मल से लेस होता है अगर, तो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमें डायबिटीज इंसिपिडस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है। वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो ये यूरिन के माध्यम से निकलेगा। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस ये बीमारी हो सकती है। उसी तरह से अगर एल्डोस्टेरोन अगर कम होता है तो सोडियम यूरिन में जाने लगता है, क्योंकि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ तो सोडियम यूरिन में जाने लगेगा। तो इस तरह से ये रीएब्जॉर्ब हमारे जो फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर में से आवश्यक तत्व रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और 180 लीटर अल्ट्रा फिल्टर में से सिर्फ 1.5 से प्लस माइनस 0.3 लीटर तरल यूरिन के रूप में बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। इस एक्सक्रेशन में से वो सारे तत्व होते हैं जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें जितनी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उतना तो वो कर लेता है, और उससे कैपेसिटी नहीं होती है तो उसको वो एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। वो चाहे उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, वो उनको बाहर निकाल देता है। तो मूत्र परीक्षण की संस्तुति अधिकांश शिकायत लक्षणों में रक्त परीक्षण, मतलब हम अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट दोनों साथ में कराते हैं। किसी मतलब ब्लड टेस्ट में यूरिन टेस्ट का भी कुछ कुछ चीजों का पता चल जाता है, और अलग से यूरिन टेस्ट भी हम करा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि मूत्र का सामान्य परीक्षण और तत्वों का मान एक मोटा मोटा इसमें बता रखा है, वो हम पढ़ लेते हैं। और उसके बारे में हम आगे डिटेल में एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यूरिन का वॉल्यूम 1.5 से प्लस माइनस 0.3 लीटर, इसको हम कर सकते हैं कि इतना यूरिन का वॉल्यूम होना चाहिए। फिर कलर इसका एक हल्का सा सुनहरे रंग का, पीले रंग का होता है। स्मेल इसकी अमोनिकल होती है क्योंकि ये अमोनिया वाली स्मेल इसमें आती है, क्योंकि प्रोटीन के कारण ये प्रोटीन जो होता है उसको कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया की स्मेल आती है। डिपॉजिट इसमें नील के बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर कोई डिपॉजिट आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 होती है। इसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.015 से 1.025 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। पीएच पीएच हमारा, हम जानते हैं कि पीएच वैल्यू हमारी 7 से अगर कम होती है तो एसिडिक है, 7 एल्कलाइन है, सॉरी हाँ 5 to 7 ये एसिडिक, मतलब हमारा 5 to 7 है तो एसिडिक होना चाहिए। यूरिन हमारा एसिडिक होना चाहिए, यूरिन हमारा अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। अल्कलाइन है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो 5 to 7 इसमें लिख रखा है, लेकिन 5 to 6 ही, 6 के अंदर अंदर कम कम होना चाहिए। ज्यादा अगर होता जाएगा तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, और एल्कलाइन है इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन हम मान सकते हैं। एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन है, ये ट्रेसर 20 to 80 मिलीग्राम पर डे आना चाहिए। शुगर मतलब ऐसे तो नील होनी चाहिए पर 0.5 ग्राम पर डे हो सकता है। कीटोन, ये हाई कीटोन मीन्स बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो कीटोन नील होने चाहिए। कीटोन 1 मिलीग्राम पर डे या नील के लगभग होने चाहिए। यूरिया जो होता है वो हमारा 25 से 30 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड में हमारा कार्बन H2O2, इसमें नाइट्रोजन, ये कार्बनिक यौगिक से बनता है यूरिक एसिड, तो ये 0.5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्रिएटिनिन इसमें हमारा 0.8 से 1.8 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। सोडियम 3.5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। पोटेशियम हमारा 1.7 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। कैल्शियम 0.2 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्लोराइड 6.6 से 16 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। फॉस्फेट 1.7 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। अब हम इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जाम अगर कराते हैं तो उसमें कुछ रचनाएं दिख सकती हैं जो नहीं के बराबर होती हैं, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, कास्ट होते हैं, इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब अगर किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो तो हम उसको बैक्टीरिया का नाम देते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम के रोगों हेतु प्राथमिक तौर पर, मतलब प्राइमरी पे जो उपयोगी हैं, लेकिन कुछ रोगों में क्या होता है कि किडनी के लिए बारे में पता करने के लिए भी यूरिन टेस्ट उपयोगी होता है। तो स्टैंडर्ड अगर मेथड क्या होता है कि वैसे तो यूरिन टेस्ट नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेथड अगर कोई करना चाहता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और उसका 24 आवर्स उसका देखते हैं कि उनको इनपुट क्या दिया गया और आउटपुट क्या निकला, क्या वो उन्होंने खाया पिया और क्या बाहर निकला। उस तरह से वो उसका एक चार्ट मेंटेन करते हैं।
और उस सैंपल्स को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज में स्टोर करते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसका टेस्ट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ अनियमितताएं और उसकी रोक निदान, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, फर्स्ट था हमारे यूरिन का वॉल्यूम। तो यूरिन का वॉल्यूम हमने जैसा कि देखा था 1.5 प्लस माइनस 0.3 लीटर पर डे होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा यूरिन हो रहा है, तो इसका मतलब पॉलीयूरिया कहलाता है वो। तो ज्यादा यूरिन का मतलब 2000 मिलीलीटर पर डे भी वो हो सकता है। तो वो अच्छी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जैसे सामान्य से अधिक मात्रा जो लिख रखा है, या तो अधिक बहुत ज्यादा फ्लूइड कोई ले रहा है, या ठंडे बहुत ज्यादा कोल्ड में रह रहा है, कॉफी चाय शराब ज्यादा ले रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस उसको हो गया है। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि एडीएच जो होता है, तो वो एडीएच हार्मोन कम होता है, और वो वाटर हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा यूरिन होने लगता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से बहुत ज्यादा यूरिन होता है। डायबिटीज मेलाइटस में भी होने लगता है। क्रॉनिक रीनल डिजीज को, किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी यूरिन ज्यादा होने लगेगा। अगर डायूरिटिक का कोई सेवन करेगा, जो हार्मोन है उसका कोई सेवन करेगा, तो भी ज्यादा होने लगेगा। और स्ट्रेस अगर कोई है तो भी यूरिन ज्यादा होने लगेगा। सामान्य से कम मात्रा को हम ओलिगो यूरिया बोलते हैं, या फिर हम उसको एनुरिया बोलते हैं। एनुरिया का मतलब है यूरिन बिल्कुल ही बंद हो जाना। तो ये एक शॉक या हार्ट फेल की कंडीशन में होता है एनुरिया, और कम होता है उसको हम ओलिगो यूरिया बोलते हैं। तो ये अगर 500 मिलीलीटर पर डे हो रहा है, तो इसको हम ओलिगो यूरिया बोलेंगे, सामान्य से कम मात्रा बोलेंगे। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा कोई पानी कम पी रहा है, लिक्विड कम ले रहा है, गर्म मात्रा में बहुत ज्यादा रह रहा है, बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, डिहाइड्रेशन, एडिमा, किडनी या किडनी के एंड स्टेज में कोई आ गया है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके कारण ये सामान्य से कम मात्रा में यूरिन होता है। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया, बहुत तेज फीवर, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है, शॉक, एक्यूट ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस, यानी कि ये एक बीमारी होती है एक्यूट ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो एक बीमारी होती है। उसके बाद में है ये क्रश सिंड्रोम। क्रश सिंड्रोम ये होता है कि क्रश इंजरी, मतलब जब बॉडी को किसी पार्ट पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा हो, प्रेशर लगा हो, जब बॉडी दो हैवी ऑब्जेक्ट्स के बीच में दब जाती है, उस तरह से इसको हम समझ सकते हैं क्रश सिंड्रोम को। तो वो हो सकता है। दोनों यूरेटर में अवरोध हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से ही असामान्य परिस्थितियों में यूरिन की मात्रा जहाँ प्राकृतिक रूप में निश्चित कर पाना मुश्किल होता है, तो इस तरह से ही प्रॉब्लम हमें ज्यादा होती है या कम हो जाती है। और अधिक बार उत्सर्जन, अब है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि एक तो ये है कि यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन यूरिन बहुत बार बार जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई किसी को यूरिन दिन में 4 बार जाना पड़ता है, और वो 4 से ज्यादा बार जा रहा है, 7 बार 8 बार जा रहा है, तो उसको इंक्रीज फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा हो गई, यूरिन उतना ही हो रहा है लेकिन फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है, तो उसको बोलते हैं कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी। तो इसमें क्या होता है, या तो प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी ये फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, और फिर या फिर यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी को प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी दशा में रोगी को रात्रि में भी सामान्य से बहुत ज्यादा, मतलब रात को भी वो बार बार यूरिन करने के लिए जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, इन दोनों में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ, मतलब इन दोनों में एक फर्क ये है कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, इनमें यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और पॉलीयूरिया भी सामान्य से अधिक होगा, पॉलीयूरिया भी होगा, पॉलीयूरिया यानी कि सामान्य से यूरिन भी ज्यादा होगा। तो एक्सेस फ्लूइड इंटेक, यानी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लूइड ले रहे हो आप, तो उस वजह से, तो ये क्या होगा, इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी अलग है, और डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस में दोनों चीजें होंगी, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई और यूरिन की मात्रा भी बढ़ गई है। फिर है यूरिन का कम उत्सर्जन, कम होना, इसमें है ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया में क्या होता है, हमारा एक दशा निश्चित करने का मापदंड है कि 0.5 लीटर यानी 500 मिलीलीटर या उससे कम यूरिन अगर प्रतिदिन हो रहा है, जैसे शॉक लग गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को हेमरेज हो गया है, उल्टियां, डायरिया, फीवर तेज है, डिहाइड्रेशन हो गया, कार्डिक फेलियर हो गया, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में किडनी को ब्लड आपूर्ति सामान्य से कम हो रही है, तो इसमें हम या तो K1 पर प्रेस कर सकते हैं, या CV1 पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं, तो उसके कारण ये हमारे को ही इसमें प्रॉब्लम में आराम मिल सकता है।
फिर है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है हमारा, ये ग्लोमेरुलस में नेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो गई है, उसको बोलते हैं। फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अवरोध आ गया। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ गया, यूरेथ्रा में घाव हो गए, तो उस वजह से ये यूरिन कम उत्सर्जन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिन उत्सर्जन अनियंत्रित, इनकॉन्टिनेंस, यानी कि कई बार ये होता है कि यूरिन हो तो उतना ही रहा है, लेकिन यूरिन करने जाते हैं उससे पहले ही यूरिन डिप डिप करके आपका एक्सीड होने लग जाता है, तो वो इनका हमें पता नहीं चलता। स्पिंचर्स होते हैं वो खुलना या बंद करना हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो वो वृद्धावस्था में बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो यूरिन अपने आप ही बाहर आने लग जाता है। तो ये दो स्पिंचर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंचर होता है वो स्मूथ मसल के होते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं ये, और एक्सटर्नल होता है स्पिंचर, वो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उसमें क्या है कि अगर इसका स्पिंचर वृद्धावस्था में ढीले पड़ जाते हैं, इसमें हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी, स्प्लीन की सिंकिंग के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हिप्पोक्रेटस में भी हमें इसका अच्छा इलाज मिल जाएगा। और महिलाएं जिनके बहुत सारे बच्चे हो गए हों, उनकी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड का अगर इन्फेक्शन, स्पेशली अगर नीचे की तरफ हमारे लंबर क्षेत्र में अगर न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो सारी दशा में हमारे यूरिनल ब्लैडर में वो जो यूरिन इकट्ठा होता है, तो उसके दबाव के कारण, बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है, तो उसके कारण यूरिन अपने आप ही एक्सीट होने लगता है, तो ये स्पिंचर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा होने लगता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा डाईयूरिया, यानी कि इसमें यूरिन होता है और बहुत प्रॉब्लम से, बहुत पेन होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहीं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जैसा पढ़ा था अभी कि पीएच देखा था, तो अगर यूरिन का पीएच एल्कलाइन हो गया है, वो ज्यादा हो गया है, एल्कलाइन हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर हमें पेन होने लगेगा, यूरिन के साथ ब्लड भी जाने लगता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, फीवर भी आ जाता है यूरिन इन्फेक्शन में। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिन का कलर। हम कलर में आते हैं। कलर हमारा जो नेचुरल कलर होता है वो अम्बर येलो होना चाहिए, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है ये। और असामान्य कई कारणों से हो सकता है। स्मोकी, जैसे कि स्मोकी अगर आरबीसी की मौजूदगी, किडनी डैमेज या यूरेटर में स्टोन या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, तो ये स्मोकी कलर हो सकता है। रेडिश ब्राउन भी हो सकता है। ये हीमोग्लोबिन की मौजूदगी, अगर हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में जा रहा है तो रेडिश ब्राउन हो सकता है। ब्राउनिश ब्लैक, अगर मेलेनिन पिगमेंट हम जानते हैं उसके कारण है तो ब्राउनिश ब्लैक हो सकता है। ब्लैक कलर अगर आयरन का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, टीबी के जैसे कोई दवा ले रहा है, नहीं टीबी की दवा नहीं, आयरन का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो ब्लैक कलर जा सकता है। रेड कलर अगर दवा, ये रिफैम्पिसिन, ये एक टीबी की दवा है, या तो उसके कारण अगर कोई दवा ले रहा है तो उसका कलर रेड हो सकता है, या फिर अगर कोई बीटरूट चुकंदर अगर हम खा रहे हैं तो उसके साथ कारण भी यूरिन का कलर रेड हो सकता है। नेक्स्ट है पिंकिश ब्राउन। तो यूरोबिलिन, ये यूरोबिलिन के कारण होता है। हिमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, बीटा हेमेटिक कोसाई, एक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके कारण पिंकिश ब्राउन ये हो सकता है। ग्रीनिश येलो, ये बाइल पिगमेंट के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउडी एंड टर्बोइड। ये बैक्टीरिया होते हैं, ल्यूकोसाइड्स, फास्फोर्स, यूरेट्स एंड ऑक्जेलेट, इनके कारण ये क्लाउडी, ये हमारा क्लाउडी एंड टर्बोइड हो सकता है। काइल यूरिया, काइल एक परजीवी या नॉन परजीवी है, प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस में ये होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्मेल पर। तो स्मेल हमारी जैसे कि हमने देखा था अमोनिकल होना चाहिए, एक एरोमेटिक सा उसका ऑर्डर होती है। फ्रेश कलेक्टेड अगर यूरिन हम लेते हैं तो एमिनो एसिड के कारण उसका एरोमेटिक ऑर्डर होती है। और अगर अमोनिकल ऑर्डर है तो अगर क्या होता है कि जब यूरिन हम पास करते हैं तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके उसके कारण वो कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के कारण वो उसका जो एमोनिया की स्मेल आने लग जाती है उसमें से। फिशी ऑर्डर, यूरिन में एक ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो उसके कारण ये मछली जैसे गंध आने लग जाती है। फ्रूटी ऑर्डर, अगर जब एसीटोन एसीटोन हम आगे पढ़ेंगे कि यूरिन में अगर एक्सक्रीट हो रहे हैं तो ये इसको डायबिटीज कीटोसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है माउसी। माउसी ये पंजन की तरह की स्मेल होती है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये एक फिनाइल कीटोनूरिया होती है, जो ये क्योरेबल बीमारी नहीं है, ये अनक्योरेबल है, तो इसके कारण ये पंचन से स्मेल आने लग जाती है। अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी ना लगे, तो जब मिथाइल मर्सेपेंट मर्सेप्टेन इस एक्सक्रीटेड, मतलब एस्पेरेगस, एस्पेरेगस एक खाने की चीज होती है, उसको अगर सेवन करते हैं तो उसके कारण अनप्लीजेंट सी स्मेल भी आने लग जाती है।
नेक्स्ट हम डिपॉजिट देखते हैं कि उसमें यूरिन में क्या क्या चीजें बाहर एक्सिट आ सकती हैं, क्या क्या मिल सकते हैं। वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं स्टोन होने की पॉसिबिलिटी शो करते हैं। तो सामान्य से स्वस्थ शरीर से वैसे तो कोई डिपॉजिट होता नहीं है, अगर नॉर्मल होता है तो अघुलनशील तत्व नहीं होते हैं इसके अंदर। असामान्य स्थिति में अगर कुछ है, प्रॉब्लम है, तो ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और पस कोशिकाओं के डिपॉजिट मिलते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से ही पहचाने जा सकते हैं। इनका अगर यूरिन में है ये, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे कि हमने देखा था कि पानी की ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, तो यूरिन की ग्रेविटी पानी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो 1.0501 इस तरह से होती है। एक यूरिनोमीटर होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें यूरिन भर के डालें तो ग्रेविटी का पता हमें चल सकता है। तो जल की मात्रा इसमें दो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी, जल की मात्रा और घुलनशील तत्व, उसमें क्या क्या चीजें घुलनशील हैं उसके अंदर। तो शुद्ध जल की तुलना में ये ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसकी 1.008 से लेकर 1.030 तक हो सकती है। और इसका टेम्परेचर जो औसत मान होता है 1.015, और रूम टेम्परेचर यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो इतना होना चाहिए। यूरिन की मात्रा जो होती है, जल प्रतिशत अधिक, अगर जल ज्यादा होगा तो नेचुरल है स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाएगी। तो जल जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस में होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने भी पढ़ा था कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर कम बन रहा है तो वो रीएब्सॉर्ब वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर यूरिन में ज्यादा जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इसके अलावा जल सेवन या शराब का सेवन अगर करते हैं तो भी ये हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो 4 से 8 लीटर भी यूरिन हमें जा सकता है। यूरिन की मात्रा विशेषकर तत्वों जैसे ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, कीटोन, यूरिया, इनका अगर प्रतिशत ज्यादा है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो गाढ़ा होने लग जाता है, उनका ज्यादा हो जाता है। तो जैसे डायबिटीज मिलेटस के रोगियों में ग्लूकोसोरिया, कीटोनूरिया हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रोगी में एल्ब्यूमिनुरिया होता है। ऑल्सो इन कार्डियक एंड रीनल डिजीज, कैंसर, जॉन्डिस के रोगी में हम जानते हैं बिलरुबिनुरिया होता है। लिवर फेलियर के रोगी में यूरेमिया फॉलोड बाय यूरेमिया होता है, उसके बाद में यूरिया एक्सक्रीशन होने लगता है, यूरिया जाने लगता है यूरिन के अंदर। फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा पानी कम ले रहे हैं तो फ्लूइड उसके कारण हो सकता है। हाई फीवर, जहाँ पर वाटर गेट्स इवोपरेटेड फ्रॉम स्किन, पानी एब्सॉर्ब और इवोपरेट हो जाता है, वाष्प की से उड़ जाता है अगर हाई फीवर में, तो क्या होता है, एज वेल सम एल्ब्यूमिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, या फिर एल्ब्यूमिन यूरिन से ज्यादा निकल रहा है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हम रिएक्शन देखते हैं, पीएच जो होता है। तो पीएच हमने अभी पढ़ा था। स्वस्थ व्यक्ति संतुलित भोजन के साथ निम्न रूपों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, या तो कार्बोनिक एसिड के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दिन भर में 300 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ सिस्टीन एंड मिथेनोनिन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। फास्फोरिक एसिड फ्रॉम फॉस्फो एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। फिर ऑर्गेनिक एसिड जैसे पाइयूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, बाई ब्यूटायरिक एसिड। इन इतनी मात्रा में ये इतनी मात्रा में एसिडिक एसिड उत्पन्न हो रहे हैं। एसिड उत्पन्न होने के बाद भी 40 से 80 मिलीलीटर क्यू एसिड यूरिन में प्रतिदिन उत्सर्ज की जाती है। इसमें से ज्यादातर जो भाग होता है वो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एम अमोनियम के साल्ट के रूप में निकल जाता है, और आंशिक मात्रा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन के रूप में उत्सर्जित होती है। इसी स्वतंत्र ये जो स्वतंत्र हमारा हाइड्रोजन आयन है, इसको ही मापकर शरीर में हो रही सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को और एसिड बेस के बैलेंस को हम रिएक्शन उसे नाप सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की किडनी 4.8 से 8.0 पीएच वाला यूरिन एक्सक्रीट करने की क्षमता रखता है। यूरिन का पीएच 5 to 7 इसमें बताया है, जबकि 5 to 6 ही होना चाहिए। यूरिन का पीएच अगर भोजन हम जो लेते हैं उसके कारण भी वेरिएबल होता है, कि अगर अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जब टूटता है तो प्रोटीन टूटने से अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी, तो यूरिन बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है, यूरिन में अमोनिया की मात्रा बढ़ी तो यूरिन एसिडिक हो गया। बहुत ज्यादा फल और सब्जियां खाना, बहुत ज्यादा फल सब्जियां ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें, तो सिट्रेट्स ऑक्सीडेट जो शरीर में बाइकार्बोनेट आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये यूरिन हमारा एल्कलाइन हो जाता है। अति हर चीज की बुरी होती है, अगर बहुत ज्यादा हम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो उसके कारण भी हमारी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी, तो यूरिन भी हमारा एल्कलाइन हो जाएगा।
तो सामान्य रेंज में यूरिन का पीएच शरीर के 70 का दो तक है। मतलब अगर पीएच सही है यूरिन का तो हमारा बॉडी हेल्दी है। एसिडिक यूरिन एक्सक्रीट सिस्टम को बैक्टीरियल स्क्रम इन्फेक्शन से बचाता है, अतः यूरिन का एल्कलाइन होना इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिन का एसिडिक होना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, शरीर में एसिड आयंस का प्रोडक्शन बढ़ जाए, डायबिटीज, मेलाइटिस, स्टारवेशन, हाई फीवर, शॉक, हेमरेज, एनोक्सिया, एनोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना, वायलेंट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, तो इसमें या फिर भोजन में बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्ट का यूज करना, तो ये अगर हम करते हैं बहुत ज्यादा एसिड आयंस का, तो ये हमारा यूरिन जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। या फिर रीनल इंसफिशियंसी, नेफ्राइटिस, ये किडनी का रोग है, किडनी की इन्फ्लामेशन होती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ये एक यूटीआई में सूजन के कारण होता है, पाइलोनेफ्राइटिस। फिर इसके बाद में है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी हमारी ये एक क्लस्टर ऑफ सिस्ट होता है जो कि हमारा डेवलप होता है, किडनी के अंदर डेवलप होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो यानी कि पानी, तो नेफ्रोसिस यानी कि एक्सेस फ्लूइड किडनी में इकट्ठा हो रहा है। क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, किडनी निकाल नहीं पा रही, किडनी की क्षमता कम हो गई, किडनी निकाल नहीं पा रही है, तो जो पानी होता है निकल नहीं पाता, वापस से किडनी में बैक चले जाता है, वापस से किडनी में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसका मतलब है किडनी में स्टोन के कारण हो सकता है, या फिर कहीं ब्लड क्लॉट हो सकता है, ये ट्यूमर हो सकता है, या प्रोस्टेट हो सकता है, उसके कारण ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। पायोनेफ्रोसिस, ये एक डेंजरस किडनी का इन्फेक्शन होता है, जो पस एक्यूमुलेशन हो जाता है, रीनल सिस्टम में पस बनने लग जाता है, तो उसके कारण ये पायोनेफ्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है रीनल ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी हो जाती है, तो ये सारी चीजें के कारण भी हमारा यूरिन एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाता है। लॉस ऑफ बेसिक आयंस इन इंटेस्टाइन, डायरिया, स्मॉल बॉवेल फिस्टुला एंड बाइलरी फिस्टुला, ये बाइल की एबनॉर्मल पाथवे हो जाता है, तो उसके कारण भी ये हमारा एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि अगर फेफड़ों में, हमारे लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कारण भी हमारा यूरिन एसिडिक हो सकता है। तो उसके कारण हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। ये हम देखते हैं कि ब्रेन डैमेज, ब्रेन में कहीं ट्रॉमा हो गया है, ब्रेन इन्फ्लामेशन हो गई है, ब्रेन कंप्रेशन हो गया है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, यानी कि एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी कोई ना कहीं हो रही है, ये सारी की सारी लो रिस्पिरेशन बताते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण हमारा ये यूरिन हमारा एसिडिक हो सकता है। हमारे लंग्स का वेंटिलेशन गुण कम हो जाए, यानी कि जो उसका लंग्स हमारे सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, ये सब होता है, तो प्रेशर ऑकर्ड, जो प्रेशर होता है अराउंड हार्ट के चारों तरफ प्रेशर होता है, वो हमारा ब्रीदिंग से अफेक्टेड हो जाता है, तो ये इंक्रीज इन थोरेटिक प्रेशर बोलते हैं इसको। फिर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी एंड मेडिस्टल ट्यूमर। मेडिस्टल ट्यूमर ये एक चेस्ट के मिडिल में एक कैविटी हो जाती है, जो लंग्स को सेपरेट करती है, तो वहां पे कैविटी हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा क्या होता है कि एक एयर फील्ड एनलार्जमेंट होता है बॉडी के टिश्यू में, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते हैं तो हवा भर जाती है और निकलती है, तो वो निकल नहीं पाती है, तो वहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हम दोबारा सांस लेते हैं और एक्यूमुलेट हो जाती है और एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उस तरह से जब बहुत हवा वहाँ एकत्रित हो जाती है, निकल नहीं पाती है, उसको एम्फाइजीमा की प्रॉब्लम कहते हैं। ये हमें हमारे इसमें समझाया हुआ तो बहुत अच्छे से, बीएचपी की परीक्षण की बुक में पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है। टेंशन सिस्ट, टेंशन सिस्ट होती है एक नॉन कैंसरस बीमारी होती है, नॉन कैंसरस होता है, सिस्ट होता है, सिस्ट लाइक स्पेस होती है, जैसे कि माउथ में स्पेस होती है, जैसे म्यूकस बन जाता है, उस तरह का एक सिस्ट होती है ये। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये एक लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में से एक एयर लीक करने लग जाती है, उसको बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है उसके कारण हमारा लंग्स की प्रॉब्लम होती है और हमारा यूरिन एसिडिक होने लग जाता है। नेक्स्ट है प्लूरिसी ड्यू टू पेन, लो वेंटिलेशन, कि प्लूरिसी भी हम जानते हैं, ये भी हमारे लंग्स की प्रॉब्लम है, इसके कारण भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन का इम्पेयरमेंट, जैसे कि इन्फाइजीमा, इन्फाइजीमा हमने भी पढ़ा, एयरफेल एनलार्जमेंट, पल्मोनरी एडिमा, वहां पर हमारे स्वेलिंग हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो जाए अगर, तो वो सेम ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं पा रही है बाहर, ब्लॉक हो गया है, तो लेरेंजाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अस्थमा होने लग गया, कंजेंशियल हार्ट डिजीज, जहां पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इनसफिशिएंट,
जो हमारे हार्ट को जो आर्टरी जो हमारे हार्ट को जो ब्लड चाहिए होता है वो पल्मोनरी आर्टरी जो वो पल्मोनरी उसको देती है। तो अगर इनसफिशिएंट है, नहीं जा रहा है, हार्ट में ब्लड नहीं जा रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इन सब के कारण इसमें क्या होगा कि सारे रोगी के यूरिन में अमोनियम आयंस और एसिड्स एक्सक्रीट होंगे, तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूरिन का एल्कलाइन होना पढ़ते हैं। तो यूरिन के एल्कलाइन होने के लिए हम पढ़ेंगे यूरिन का एल्कलाइन क्यों होता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अगर हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक का बाहर, हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, वो हमारे उसके लिए बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर वो निकल जाए, वो ही नहीं है, कम है, नहीं है, HCl कम हो जाए, तो उल्टियां होने लग जाएंगी, पाइलोरिक या इंटेस्टाइनल अवरोध होने लग जाएगा, तो हमारा बॉडी एल्कला वो हमारा जो यूरिन होगा वो एल्कलाइन होने लग जाएगा। भोजन में बहुत ज्यादा हम सोडा डालते हैं, जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, तो उसको नेचुरली हम उसको फर्मेंट नहीं करके सोडा वगैरह से इनो डाल के उससे हम उसको फर्मेंट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हम कहीं सोडा ले रहे हैं, या फिर सोडियम या पोटेशियम एसिलेट्स, लैक्टेट्स और सेट्रेट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ये यूरिन हमारा बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा। शरीर में पोटेशियम की कमी हो सकती है। एक्सरे या रेडियम थेरेपी, रक्त में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, तो उसके कारण हमें हमारा जो यूरिन है वो एल्कलाइन होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा था, उसी तरह से रेस्पिरेटरी हमारे लंग्स के कारण जो एल्कलाइन की प्रॉब्लम है वो भी होने लग जाती है। तो हमारे जो CNS के, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ स्टिमुलेशन होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एनसेफलाइटिस, ये एक हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन की, इन्फेक्शन की बीमारी होती है। सेली सैलिसिलेट पॉइजनिंग, ये एक नोजिया, वॉमिटिंग, टिनिटस उसको बोलते हैं। फिर है हाइपर पायरेक्सिया, बहुत तेज फीवर को बोलते हैं। हिस्टीरिया, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होने को बोलते हैं। हाई एल्टीट्यूड एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा आप ऊपर की तरफ चले गए हो। हिपेटिक कोमा, डैमेज लीवर कहीं डैमेज हो रहा है, तो ब्रेन का फंक्शन लॉस हो रहा है, तो उस ये सारी दशाओं में हमारा जो, जैसे हमने देखा था कि ऊपर हमारे अमोनियम आयंस बहुत ज्यादा एसिड एक्सिड कर रहे थे, वैसे ही हमारे यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस सामान्य से अधिक बढ़ जाएंगे, तो हमारा यूरिन उसके कारण हमारा यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7th पॉइंट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हम जानते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन हमें सर ने समझाया था कि प्रोटीन अगर बाहर प्रोटीन अगर टूट रहा है, तो प्रोटीन टूटने से अमोनिया में चेंज हो रहा है, तो उसके कारण हमारा ये प्रोटीन बाहर निकल रहा है। तो सामान्यतः स्वस्थ शरीर जो संतुलित भोजन पर है उसमें यूरिन प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जैसे कि हमने देखा था कि 24 आवर डॉक्टर अगर यूरिन को इकट्ठा करके रखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, तो उसका वो क्वालिटेटिव स्तर पर ट्रेस करते हैं और क्वांटिटेटिव स्तर पे 20 से 80 मिलीग्राम पर डे वो होना चाहिए। अगर प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक क्षमता जो हमारे बॉडी जो है, वो प्रोटीन की मात्रा कहीं स्टोर करने का कोई जगह नहीं है, और जो हमारा ब्लड है वो भी हमारी एक जो कैपेसिटी है उतना ही प्रोटीन रखता है, उससे ज्यादा वो रोक नहीं सकता, कहीं होल्ड नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है कि अगर अधिक शरीर में प्रोटीन हम ज्यादा ले रहे हैं, तो वो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो वो उसके कारण या तो हमारे जैसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन बाहर निकलेगा, या फिर ये प्रेगनेंसी या अगर कोई महिला उनको ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो भी निकल सकता है। ठंडक में बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा लिया हो तो रीनल वेसल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो प्रोटीन बाहर निकल सकता है। भोजन में बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो आप, बहुत ज्यादा आपने जी सर, भोजन में बहुत ज्यादा दालें या मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ले रहे हो तो प्रोटीन बहुत ज्यादा आप ज्यादा ले रहे हो। फिर है पोस्चरल प्रोटोनीरिया, मतलब 14 से 18 वर्ष की आयु में कभी कभी क्या होता है, बच्चे खड़े होते हैं तो उनका रीनल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन लगता है। जब वो लेटते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन लेटते हैं तो एकदम से खड़े होते हैं और यूरिन के साथ उनका प्रोटीन आने लगता है। तो यूरिन में प्रोटीन आने के कारण हम तीन उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको क्या होता है, जैसे कि हम कई बार हम देखते हैं ना कि प्री रीनल, मतलब जैसे कि हमने देखा था कि हमने हमारी एक बीमारी होती है, जॉन्डिस होती है, तो जॉन्डिस में हम प्री प्री हेपेटिक, फिर हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, इस तरह से हम देखते हैं। तो उसी तरह से अगर प्रोटीन आ रहा है तो प्री रीनल मतलब कि किडनी से रिलेटेड नहीं है,
किडनीज के पहले भी तो हमारा हार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्री रीनल कहेंगे। फिर अगर किडनी के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रीनल कहेंगे। और किडनी के बाद जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यूरिनल ब्लैडर है, हमारे और भी आगे के जो ऑर्गन्स हैं, तो उनके कारण अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको पोस्ट रीनल हम कहेंगे। तो इसके अलग अलग वो हम तीनों तरह से हम समझ लेते हैं इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम का हम सबसे पहले लेते हैं। कार्डियक रोग, जो किडनी में हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को कमजोर कर दे। राइट हार्ट फेलियर हो जाए, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, बहुत ज्यादा तेज फीवर हो, कन्वल्शंस आने लगे, एनीमिया हो जाए उसे, या फिर एब्डोमिनल ट्यूमर हो जाए जो रीनल वेन को प्रेस कर दे। रीनल वेन्स होती है वो प्रेस हो जाती है, तो उसके कारण हमारा प्रोटीन बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा रीनल। रीनल में हम देखते हैं नहीं, कि किडनी के कारण। अगले पेज में कर दो। जी सर। अगले पेज, इसी तीसरा पॉइंट का अगला पेज में है ना जी सर, पहले डिस्कशन। इसको ये वाले पेज कंप्लीट कर दूं क्या, ये तीनों को? नहीं नहीं, इसी पूरा अच्छा, पहले पहले वाला ठीक है। कर दो पूरा। जी सर, ठीक है। फिर है हमारा माइलोमेटोसिस। माइलोमेटोसिस एक कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल को बोलते हैं। फिर है लाइम सैक्रोमा ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारा एक हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो कि जीआईटी में डेवलप होता है, कैंसरस होता है, उसको बोलते हैं। फिर हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये हाई बीपी के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं ये हमारा। और कोलेजन डिजीज, फॉर एग्जांपल पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा। ये पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा हमारा ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। फिर पेरीरीनल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन, ये हमारे किडनी के चारों तरफ फैट जमा हो जाता है, तो उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम ये पेरीरीनल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे प्री रीनल में आती है, तो ये हमारे कार्डिक सिस्टम के कारण आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी के कारण, रीनल प्रॉब्लम के कारण। रीनल में इस वर्ग के सभी रोग किडनी के रुग्ण होने के कारण, किडनी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रोटीन यूरिन में उत्सर्जित होने लगता है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ग्लोमेरुलस जो हमारे होते हैं उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ गई है तो प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है। फिर है नेफ्रोस्क्लेरोसिस। नेफ्रोस्क्लेरोसिस हाई बीपी के कारण किडनी की डिसीज को बोलते हैं, तो उसके कारण हमारा ये होने लगता है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस, रीनल में टीबी होने लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये किडनी का डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी यूरिन से एक्सेस प्रोटीन निकालने लग जाती है। फिर है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाद हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक एक क्लस्टर ऑफ सिस्ट होते हैं किडनी के अंदर, ये डेवलप हो जाते हैं, उसके कारण हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा किडनी मैलिग्नेंसी हाइपरफॉर्मा। ये एक तरह की किडनी का कैंसर होता है, जो कि एक किडनी की लाइनिंग में स्टार्ट होता है, जो रीनल ट्यूबुले होते हैं उसकी लाइनिंग होती है उसके अंदर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं। फिर है निमोनिया एंड डिप्थेरिया व्हेन अफेक्ट्स किडनी टिश्यू। जो डिप्थेरिया, ये एक सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि नोज और थ्रोट में हो सकता है। और फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा रीनल वेन ऑकल्जन। तो ये ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड फ्लो में, जो ब्लड फ्लो होता है किडनी में, तो वहां पे ब्लॉकेज होने लगता है, तो उसके कारण हमारा प्रोटीन बहुत ज्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में किडनी के बाद, किडनी के अलावा यूरिनल ब्लैडर वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हमारा वो प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। तो जिन दशाओं में प्रोटीन किडनी से होकर नहीं, किंतु किडनी के बाद किडनी पेल्विस, यूरेटर, यूरिनल ब्लैडर, प्रोस्टेट या यूरेथ्रा से, इनके यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो यूरिन में जाने लगेंगे। तो एक है जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग, वहां पर हमारे जेनेटल में अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, वहां इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण निकलेगा। फिर बेंस जोन्स प्रीटोस, ये एक बेंस जोन्स प्रोटीन, ये एक स्मॉल एबनॉर्मल प्रोटीन होता है जो यूरिन में जाने लगता है किसी किसी के लोगों में। फिर मल्टीपल माइलोमा, मैंने कैंसर होता है एक, और उसके कारण ये ब्लड कैंसर बन जाता है, तो वो बीमारी होती है। ये प्रोटीन के समान यूरिन में प्रोटीन प्रोटीन यूरिया का शब्द देता है, किंतु अगर कम टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये कॉन्गुलेट हो जाने के कारण अब पहचान लिया जाता है। प्रोटीन जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्गुलेट होता है, जमता है, लेकिन ये वाला जो होता है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये जमने लगता है। इसकी मौजूदगी मल्टीपल माइलोमेटोसिस और ल्यूकेमिया, ये कैंसर होता है उसमें मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोटीन को हमने अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करके हमने देखा।
तो अगर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन किस तरह से दिखाते हैं, हम रिपोर्ट में दिखाते हैं तो एक मार्क होता है, अगर 1 एल्ब्यूमिन प्लस लिखा है इसका मतलब 25% एल्ब्यूमिन आपकी यूरिन से जा रहा है, 2 प्लस है, 2 बार प्लस है 50% जा रहा है, 3 बार प्लस है 75% जा रहा है और 4 बार प्लस है तो लगभग 100% प्रोटीन ये हमारे यूरिन से जा रहा है। तो इस तरह से एक बार दिखाने का ही तरीका उन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिन में ग्लूकोज। तो यूरिन में ग्लूकोज हम जानते हैं कि क्यों ये हमारा ग्लूकोज से रिलेटेड होता है, जो हम डायबिटीज वगैरह की बीमारी होती है उससे रिलेटेड होता है। तो शुगर इन यूरिन, तो एस्टिमेटेड इसके लिए कई टेस्ट होते हैं, एक तो एस्टिमेटेड शुगर का करवाते हैं ग्लूकोज का, HbA1c का करवाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति संतुलित भोजन लेता है अगर, तो उसमें यूरिन में कोई ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, लेकिन अगर 24 घंटे यूरिन को इकट्ठा करके उसको 0.5 ग्राम अगर देखते हैं तो 0.5 ग्राम ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इस स्तर पर रक्त में ग्लूकोज का मान 80 से 120 मिलीग्राम परसेंटेज रहता है, जो कि नॉर्मल होता है। अगर इसका इसका मान 170 से 180 ग्राम मिलीग्राम परसेंटेज हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं इसको, ग्लूकोज यूरिन में उत्सर्जन होना स्टार्ट हो गया है। अब ये कैसे कैसे मिलता है इसको हम अलग अलग इसकी कंडीशंस हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखा है। सबसे पहला है एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। एलिमेंट्री में होता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमको 50% लेने चाहिए, अगर 50% से ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले लिया तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ। अब ग्लूकोज तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर वो डाइजेस्ट हो गया, और अगर आपने 3-4 घंटे से पहले आपने अगर टेस्ट करा लिया तो वो हमारा जो ग्लूकोज आएगा वो 180 मिलीग्राम परसेंटेज से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल है कि वो 3-4 घंटे में वापस से नॉर्मल हो जाता है, तो उसकी ग्लूकोसोरिया की स्थिति वापस नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस या इमोशनल, मतलब अगर कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से हमारा सिंपैथेटिक नर्व के माध्यम से लिवर पे स्टिमुलेशन होता है। तो लिवर हमारा क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो लिवर अगर हमारा कहीं हम मेंटल स्ट्रेस में है तो लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ज्यादा चेंज करेगा। अब ग्लूकोज हमारा अगर ग्लूकोज को जाने के लिए हमें ये चाहिए, क्या कहते हैं, इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन अगर अवेलेबल नहीं है पूरी तरह से सेल में जाने के लिए तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया तो ये ग्लाइकोसूरिया हम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइनल ग्लाइकोसूरिया। ये सारा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो उसके कारण किस तरह से कहाँ कहाँ से कैसे रिलीज होता है, उसमें मेनली यही है कि ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज इंसुलिन उसको अंदर सेल्स में भेजता है। इसका सार यही है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज मान सामान्य से अधिक करने वाले हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं। इंसुलिन अगर घट गया, हम देखते हैं इंसुलिन घट गया तो नेचुरल है ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लूकागन का मान बढ़ गया तो हार्मोन जो है हमारा वो ये अल्फा सेल ट्यूमर, यानी कि इंसुलिन के साथ मतलब ग्लूकागन बढ़ गया। ग्लूकागन हमारा लिवर जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन कम हो गया तो भी हमारा ग्लूकोज बढ़ गया। थायरोक्सिन बढ़ गया, T3 और T4 बढ़ गया तो भी हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन हमारा बढ़ने लग गया, ग्रोथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करती है, तो बहुत ज्यादा करेगा तो एक्रोमेगाली मतलब व्यक्ति एकदम से उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। फिर ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड भी एक हार्मोन होता है। ये स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो इम्यून सिस्टम और बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं हमारी। इसमें जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है, और अगर एक्सेस हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल हमारा इससे बढ़ जाता है। फिर है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सिक्रेट होता है, और अगर ये एक्सेस हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल हाई कर देता है। फिर है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एक ट्यूमर होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में होता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन इंसुलिन को छोड़कर लिवर में जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, तो रक्त में हमारा ग्लूकोज का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। सामान्य और इंसुलिन अगर कम होता है या घटता है तो वो हमारे शरीर की सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता है, और ग्लूकोज रक्त में बढ़ता जाता है और ये किडनी के द्वारा यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रीनल ग्लाइकोसूरिया। तो रीनल मतलब किडनी में ग्लूकोज एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसको रीनल ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। व्यक्ति द्वारा संतुलित भोजन भोजन संतुलित ले रहा है, इंसुलिन का मान भी सामान्य है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है
तो उसके नियंत्रण रीनल तो क्यों बढ़ रहा है कि हमारी जो रीनल की कैपेसिटी है वो कम हो रही है, यूरिन में ग्लूकोज उत्सर्जन नहीं होने लगता है, रीनल में उसकी कैपेसिटी कम हो गई है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। किडनी के नेफ्रॉन में सामान्यतः ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर किडनी काम ही नहीं कर रही है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी कम हो गई है, तो ग्लूकोज यूरिन में जाने लग जाएगा। तो ये हमारे डिसीज ऑफ रीनल ट्यूबुल्स में घट जाती है, जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, इनकी विषाक्तता रीनल ट्यूबुल्स में ग्लूकोज शोषण क्षमता नष्ट हो जाती है। ये जब मिलने लगते हैं हमारे किडनी में, ये सब सारे टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, तो उसकी किडनी की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। फिर है एमिनो एसिड यूरिया, जैसे कि हार्टनप डिजीज एक डेफिशिएंसी ऑफ एमिनो एसिड्स कम होने लगते हैं इसमें। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कॉपर बॉडी से निकल नहीं पाता है और ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो और फेकोनी सिंड्रोम, ये किडनी की ट्यूब्स का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कुछ सब्सटेंस किडनी और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बजाय यूरिन में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लगती है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें ये कंडीशन होती है जिसमें किडनी ब्लड में से एसिड को रिमूव नहीं कर पाती है और हमारी जो यूरिन में निकाल नहीं पाती है और बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। फिर है हाइपरफ्यूचेरिया, इसकी दशा फनक्रोनी सिंड्रोम में मौजूद होती है। फनक्रोनी सिंड्रोम एक एक्सेस फॉस्फेट जाने लगता है यूरिन के अंदर, उसको बोलते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर रीनल ग्लाइकोसूरिया बढ़ जाता है। इसमें यूरिन अगर हम इसको टेस्ट में देखेंगे तो ग्लूकोज 1+ में लिखा है, इसका मतलब 0.5 शुगर, 0.5 शुगर जो टेस्ट में आ रही है वो लाइट ग्रीन कलर से वो दर्शाते हैं। ग्लूकोज डबल प्लस है, 2+ है, तो 0.5 से 1.5%, 1.0% शुगर जा रही है, वो ग्रीन कलर से उसको दिखाते हैं। ग्लूकोज अगर +3 है तो उसका मतलब 2.0% शुगर है, जो कि येलो कलर से शो करते हैं। और अगर ग्लूकोज को 4+ में है तो 2.0 से ऊपर ज्यादा ज्यादा जा रही है और उसको ब्रिक रेड कलर के में उसको वहां पे शो करते हैं। फिर ठीक नेक्स्ट है हमारा, ठीक ठीक हम लोग यही तक है, बाद में हम सेकंड उसमें लेंगे, ठीक है सर। सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड जो है इस टूल में। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो हम लोग जो है हमारे बीच जो पब्लिशिंग उपस्थित हो गई है, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे यूरिन परीक्षण पे। देखिए यूरिन परीक्षण ये है, इस पर प्रश्न आते हैं, जो लोग क्लास अटेंड करते हैं, जो लोग एग्जाम देंगे उनको इस पर प्रश्न आ सकते हैं कि कलर क्या है, क्या होता है, ग्लूकोसूरिया क्या है, ग्लाइकोसूरिया क्या, सब सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एक एक लाइन होगा, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये और अच्छी किताब है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत जो आप टेस्ट कराते हैं इसमें आप देख लीजिए कि ये किस इशारा कर रहा है, उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका इसलिए योगदान है इस किताब का कि इसके आधार पर जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उससे हम लोग खुद किताब की सहायता से जानकारी कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, या ये क्या किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से रोग की ओर इशारा कर रहा है। आधार फिर हम लोग उस पर ट्रीटमेंट हमारा अपना हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कई सिस्टम है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, चाइनीज एक्यूप्रेशर है, TCM है, उसके बाद डॉक्टर वॉल है, प्रोफेसर पार्क जेबू है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट की बहुत चीजें हैं, और जहाँ किताब आपको मिले, जो भी पॉइंट मिलेगा आप उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पैटर्न जो है अपने अपने पर भी खूब करिए, पॉइंट खूब लगाइए, और जो है जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको पहले अपने यहाँ यूज करिए, अपने घर परिवार में यूज करिए, मेथी लगाइए, मैग्नेट लगाइए। जो पॉइंट है आपको, कुछ तो पॉइंट आपको मालूम ही है, सबको मालूम है फर्स्ट सेमेस्टर से ही, तो उनका यूज करिए। और खेमका सर के सपनों को चर्चार्थ करिए कि अल्टीमेटली हम लोगों को पूरा ज्ञान सब जगह फैलाना है, सो दैट कि सब लोगों को ये चीजें मालूम हो सके, और ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन की भावना जो है वो सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इसको बंद करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर।